बच्चों से अक्सर एक मासूमाना सा सवाल पूछा जाता है कि बेटे बड़े होके क्या बनोगे। और ये एक ऐसा सवाल है कि जो आधी उम्र से ज़्यादा आपका टाइम ले जाता है ये सिर्फ समझने के लिए कि असल में वो बनना क्या चाहता है। और अक्सर औकात ज़्यादा उम्र के लोग फ्रस्ट्रेटेड खुद से ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट आई रियली वांट टू बी। पर बचपन में हम इंतहाई मासूमियत से ही इसका जवाब देते हैं, आई वांट टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और वट। ये जवाब जो हम लोग देते हैं ये किस चीज़ पर बेस करता है? ये बेस करता है हर वो चीज़ जो हम बनना चाहते हैं उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती को देख के, ना कि उसके पीछे आने वाली वो पेचीदगियाँ और वो मुश्किलात, और हम क्या उन मुश्किलात का सामना कर सकते हैं या नहीं उसको देख के। बचपन में हम छोटे होते हैं, इस तरह की गलतियां कर लेते हैं, लेकिन यही सवाल 16-17 साल की उम्र में फिर सांप बन के आके सामने खड़ा हो जाता है और फिर ये पूछना पड़ता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। अक्सर औकात पेरेंट्स इस सवाल का जवाब नंबर से ढूंढते हैं। अगर तुम मैट्रिक में नंबर अच्छे आ गए तो डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, और अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सके तो फाइनली तुम्हारे बारे में लोगों से पूछा जाएगा जाके कि तुम क्या बन सकते हो। अब यहाँ पर एक मंजन बहुत बेचा गया कि भाई लोगों से मत पूछो, जिसने जो बनना है उससे पूछो। अब इस मंजन को खरीदने के बाद जब पेरेंट्स ने जाके बच्चों से पूछा कि बेटे तुम क्या बनना चाहते हो, फिर दोबारा वही मासूमाना से जवाबात आए, क्योंकि बच्चे अभी भी 16-17 साल की उम्र में ये नहीं जानते कि वो सच में बनना क्या चाहते हैं। क्योंकि फील्ड इतनी ज़्यादा है, जैसे कि अकाउंटेंट, ऑडिटर, लॉयर, जज, प्रिंसिपल, पेंटर, राइटर, एक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, रिसर्चर, रिपोर्टर, इकोनॉमिस्ट, और इस किस्म की बेतहाशा बड़ी बड़ी फील्ड्स आप लोगों के सामने जंप लगा कर आ जाती हैं। और इन सब फील्ड्स के अंदर आने वाली तरह तरह की पेचीदगियों का एक 16-17 साल का बच्चा कैसे जवाब दे सकता है, और उसको कैसे पता हो सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी किस किस्म की है और इसमें से किस किस्म के काम के लिए मैं बना हूं और उसके लिए मैं सूटेबल हूं। यही काम करते करते अल्टीमेटली वो किसी ना किसी तरह से खुद या किसी के कहने पर एक फील्ड डिसाइड कर लेता है और उसको अपना करियर मान के चल पड़ता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है और मार्केट में जाता है, पता लगता है कि जो उसने पढ़ा वो उसकी ज़ात से रेलेवेंट नहीं, वो उसकी पर्सनालिटी से रेलेवेंट नहीं, वो उसके एटीट्यूड बिहेवियर के खिलाफ है, वो उसकी एबिलिटी के खिलाफ है। और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग अपनी उसी फील्ड के अंदर कैद होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और कुछ लोग उस कैद में से अपने आप को छुड़वा के उसमें से निकल के ये डिसाइड करते हैं कि हाँ अब मैं वो काम करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ये सोचते सोचते और ये डिसाइड करते करते उसकी ज़िंदगी के 30-35 साल गुजर जाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसा आपके साथ हुआ तो इस वीडियो को गौर से सुनिए और ये समझिए कि आइंदा आने वाली नस्ल के साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से ये जाना जा सकता है कि एक बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, एक शख्स की पर्सनालिटी क्या है, और उस पर्सनालिटी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी में किस किस्म की फील्ड में जाए तो उसके अंदर आने वाली पेचीदगियों को वो बड़े हौसले और बड़े हिम्मत से हल कर लेगा। क्योंकि इंसान की पर्सनालिटी के मुताबिक जब उसको काम मिलता है ना तो उसमें आने वाली मुश्किलात उतनी मुश्किल नहीं लगती कि जितनी मुश्किल वो मुश्किलात लगती हैं जो कि उसकी पर्सनालिटी के बरक्स हैं। जब वो काम उसको कराए जाते हैं तो आसान आसान काम भी लोगों को मुश्किल लगना शुरू हो जाते हैं। इसको करने के लिए अब मैं आपको लेके चलूंगा एक नई दुनिया में, जहां पर ये एक रिसर्च बताई गई कि किस तरह से एक बंदे की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और आइडेंटिफाई करके ये फील्ड डिफाइन की जा सकती है कि वो किस किस्म की फील्ड के साथ ज़्यादा कंपैटिबल रहेगा। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं है, बड़ी आसान है। आए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि पर्सनैलिटी होती क्या है। पर्सनैलिटी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल करेक्टर्स। मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें और फीलिंग्स जब मिल के एक बिहेवियर को फॉर्म करती हैं, उन सब के कम्बिनेशन को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए मार्केट में बेतहाशा किस्म के टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें सिर्फ यूएसए की तो उसमें 2500 से ज़्यादा पर्सनैलिटी टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। हैरत की बात यह है कि इन सब टेस्ट में से सबसे बेहतरीन टेस्ट को MBTI कहते हैं, जो कि है मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट। फॉर्चून टॉप 100 कंपनीज में से 89 कंपनीज के अंदर इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया की 24 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस टेस्ट को ट्रांसलेट किया गया। इस टेस्ट को ना सिर्फ ये कि इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट के करियर की चॉइस कर सकें, बल्कि कंपनीज इसको यूज़ करती हैं ताकि वो अपनी एम्प्लॉय की पर्सनालिटी को समझ सकें और उसके मुताबिक उसको बेहतर काम दे सकें।
तो हम डिस्कस करते हैं कि ये मायर ब्रिग पर्सनालिटी ट्रेट इंडिकेटर टेस्ट है क्या। 1942 में इजाबेल ब्रिग मायर्स एंड कैथरीन ब्रिग्स, ये दो माँ बेटी ने मिलके इस टेस्ट को एवेल्युएट किया और उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर इसको अप्लाई किया। फिर उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस टेस्ट की बेतहाशा मांग हुई। ना सिर्फ ये कि प्राइवेट बल्कि गवर्नमेंट एजेंसीज, इवन मिलिट्री एजेंसीज ने भी इस टेस्ट का इस्तेमाल बेतहाशा किया। तो हम ज़रा समझते हैं कि इस टेस्ट में है क्या। इन दोनों माँ बेटी ने मिल के 16 डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटीज़ बनाई और उन पर्सनालिटीज़ को एक स्पेसिफिक कोड दे दिया। जैसे कि इस वक्त एक कोड आपके सामने आ रहा है जो कि है ESFJ। ESFJ टाइप वाले लोगों के लिए टॉप करियर कौन सा होगा? वो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, नर्स, सोशल वर्कर, PR, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, लोन ऑफिसर और इस किस्म के कुछ और। अगर हम इसी तरह की एक और पर्सनालिटी की बात करें जिसमें कोड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो है ESTP। तो जैसे ही कोड चेंज हुआ तो हमें टॉप करियर जो बताए गए वो क्या है? डिटेक्टिव, बैंकर, इन्वेस्टर, एंटरटेनमेंट एजेंट या स्पोर्ट कोच। यहाँ आप देख रहे हैं कि 16 डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटी हैं जिनके अपने अपने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के कोड हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कोड्स क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके मतलब क्या हैं और किस तरह से एक पर्सनालिटी को मिक्स करके हमें बताया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। अब हम बात करेंगे एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपके घर में, क्लास में या ऑफिस में एक ऐसा शख्स है जो हमेशा खुल के बात करता है, ज़्यादा एक्टिव है, आउटर वर्ल्ड में रहना पसंद करता है, एक्सप्रेसिव है, एग्रेसिव है, पहले बोलता है और बाद में सोचता है, सोशल रहता है, वैरायटी किस्म के दोस्त रखता है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के दोस्त हैं और हर किस्म की कम्युनिटी पार्टी के अंदर अपने आप को डाल लेता है। इस किस्म के लोगों को एक्सट्रोवर्टेड कहा जाता है। इसके बिल्कुल बरक्स इंट्रोवर्टेड किस्म के लोग हैं जो कि शाय हैं, रिजर्व हैं, खुद ही में रहने वाले हैं, 1 to 1 कम्युनिकेशन पसंद करते हैं और एक वक्त में एक काम करते हैं, पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं और सारी की सारी एनर्जी अपने इनर वर्ल्ड से लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं तो आपको हमेशा ये कहा जाएगा कि देखो वो एक्सट्रोवर्टेड, एक्टिव, एग्रेसिव और एक्सप्रेसिव बंदा और तुम भी उस जैसे बनो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि एक्सट्रोवर्टेड की अगर कुछ क्वालिटीज़ हैं उसके मुताबिक वो मैनेजर, लीडर या एक अच्छा मार्केटर हो सकता है, तो इंट्रोवर्टेड की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। वो बड़े अच्छे शायर होते हैं, वो बड़े अच्छे राइटर होते हैं, वो बड़े अच्छे एनालिस्ट होते हैं। अगर आप किसी भी इंट्रोवर्टेड शख्स के पास जाके किसी का भी जायचा निकालने की कोशिश करेंगे ना तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है और वो फ़ौरन बता देता है कि कंपनी में काम करने वाले किस बंदे की क्या कैपेसिटी है और कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा खामोश रहता है और ख़ामोश रहते हुए वो एनालिसिस करता है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं चाहिए किसी एक्सट्रोवर्टेड शख्स को देख के डिप्रेस हों और ये सोचें कि काश मैं भी ऐसा होता। आप अपने एनालिसिस पर फोकस करें, अपनी कंपनी का एक एनालिसिस करें, कंपेटिटर कंपनीज़ के साथ देखें वो क्या करती हैं जो आपकी कंपनी नहीं करती, रिपोर्ट बनाएं और वो आप स्टेज बेचें, देखें आप लोगों को एप्रिसिएशन मिलेगी। MBTI टेस्ट की मदद से हमें ये पता चलता है कि हम कितने % एक्सट्रोवर्टेड हैं और कितने % इंट्रोवर्टेड, क्योंकि ये दोनों तरह की पर्सनैलिटी हर शख्स में पाई जाती है, लेकिन उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो किस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे दो हाथों में से वो जो लेफ्टी हैं वो लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करना पसंद करते हैं और वो जो राइटी हैं वो राइट हैंड का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो दोनों हाथों से कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं। इसी तरह हमारी पर्सनैलिटी में हम एक्सट्रोवर्टेड भी रहते हैं और इंट्रोवर्टेड भी, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ की है इसका हमें उस टेस्ट की मदद से पता चलता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इंसान इन्फॉर्मेशन की इनटेक कैसे लेता है। यहाँ दो मेजर पॉइंट हैं, एक सेंसिंग और एक इंट्यूटिव। आपने अक्सर औकात बॉलीवुड की वो मूवीज़ देखी होंगी जिसमें इस किस्म के यूनिक और नए गैजेट चलाते हुए दिखाए जाते हैं कि जिस पे इंसान बिलीव ही नहीं कर सकता कि ऐसा रियल ज़िंदगी में पॉसिबल हो सकता है या नहीं। दो तरह के लोग जो इस तरह की चीज़ों को देख के बिलीव नहीं करते वो सेंसिंग वाले लोग हैं, और वो जो इस किस्म की चीज़ों को देख के बिलीव करते हैं और वो ये देखते हैं कि फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है, वो इंट्यूशन वाले लोग हैं। देखिए हमारी 5 सेंसेस
देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना और टेस्ट करना, जो शख्स इनकी मदद से इन्फॉर्मेशन की इनटेक ज़्यादा लेता है, वो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर फोकस करता है, वो प्रैक्टिकल शख्स है, वो 5 सेंसेस को फोकस कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपीरियंस की मदद से सारी इन्फॉर्मेशन इनटेक ले रहा है और उसी पे भरोसा कर रहा है, ऐसे शख्स को सेंसिंग कहा जाता है। इसके बिल्कुल बरक्स जो अपनी 6 सेंस के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, यानी कि वो आइडियाज़ के ऊपर, ड्रीम के ऊपर, थ्योरी के ऊपर, क्रिएशन के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, विजन या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखता है, फ्यूचर में ज़्यादा रहता है, उसे इंट्यूटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी कहा जाता है। किसी भी इंडिविजुअल की ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिसीजन मेकिंग है, और थिंकिंग वर्सेस फीलिंग की मदद से हमें ये पता लगेगा कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है, वो डिसीजंस कैसे लेता है। अगर थिंकिंग वाला शख्स है तो वो टास्क ओरिएंटेड होगा, क्रिटिक के ऊपर काम करेगा, ट्रुथ की तरफ जाएगा, जस्टिस की तरफ जाएगा, लॉजिक या ऑब्जेक्टिव को फोकस करेगा। इसके बरक्स अगर कोई शख्स फीलिंग वाला है तो वो पर्सनल वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, वो ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड होगा ना कि टास्क ओरिएंटेड, और वो ज़्यादा रहम दिली की तरफ फोकस करेगा और अपने डिसीजन भी इसी तरह से लेगा। और इस टेस्ट के मुताबिक हमें ये पता चलेगा कि हम ज़्यादा टी हैं या एफ़ हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जजिंग वर्सेस परसीविंग, जहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि वो अपनी डेली डे टू डे टास्क और लाइफस्टाइल में किस तरह की प्रेफरेंस को यूज़ करता है। यहाँ पर आ जाती हैं जजिंग और परसीविंग। जजिंग वो हैं जो डेडलाइन को फोकस करते हैं, नाउ वाली सिचुएशन में रहते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज कैजुअल रहते हैं। इसके बरक्स परसीविंग वाले लोग ओपननेस होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो ज़्यादा बंदिशें और डेडलाइंस को पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं और हमेशा लेटर वाली पोजीशन में होते हैं कि कोई बात नहीं, इसको हमको कर लेंगे। वो अपने सारे डिसीजन ओपन रखते हैं, वेयर एज जजिंग वाले लोग डिसीजन को क्लोज़ करना पसंद करते हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट को 11 फरवरी 2021 को ऑनलाइन लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पर्सनालिटी टेस्ट को हम किस तरह से अवेल कर सकते हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये टेस्ट बेहतर अवेलेबल हैं, और इसकी मदद से हमें कैसे हमारी पर्सनालिटी के बारे में और पता लग सकता है। आप उस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हम इस टेस्ट की मदद से ये जान लेते हैं कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, तो ना सिर्फ ये करियर चॉइस में हमें फ़ायदा देगी, बल्कि ये कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय की पर्सनालिटी टेस्टिंग करवा लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इसको किस किस्म की जॉब डिस्क्रिप्शन दूं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर या पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर इस शख्स से रिलेटेड मैं कंट्रोल कर सकता हूं और उसको अपने तरीके से चला सकता हूं। अगर आप इंडिविजुअल हैं और ये टेस्ट लेना चाहते हैं, या आप कोई कंपनी है और अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए ये टेस्ट करवाना चाहते हैं, या आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और अपने स्टूडेंट की करियर प्लानिंग के लिए ये टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट में यस आई वांट दिस टेस्ट लिखिए और मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कीजिए ताकि आपको इसकी फर्दर डिटेल बताई जा सके। मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।